नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण, खासकर बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर हुए मतदान काफी कुछ बयां कर रहे हैं। मतदान के प्रति लोगों में उत्साह अक्सर दोनों ही संकेत देते हैं। ये संकेत सरकार के समर्थन और खिलाफ दोनों में हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग जागरूक हुए हैं और अपना मत देने में उदासीन नहीं रहे। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो बिहार झारखंड में मतदान शांतिपूर्ण रहा। सभी जगहों पर पहली बार वोट कर रहे मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना है। बहरहाल आज हम बिहार झारखंड में डाले गए 8 सीटों पर हुए मतदान पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ सम्मानित मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और बिहार की तमाम सीटों का हम जिक्र भी करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हम झारखंड की, जहां शाम 4 बजे मतदान संपन्न हो गया। झारखंड की 3 सीटें थी, चतरा, पलामू और लोहरदगा। वहां का क्या हाल है, हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी नवीन के पास, जो रांची ब्यूरो चीफ है और पलामू में पूरा उन्होंने दिन भर देखा है, फिर चतरा लोहरदगा के बारे में पूरी जानकारी उनके पास मौजूद है। तो नवीन, आप ये बताएं कि क्या रहा मतदान, कैसा रहा मतदान, क्या माहौल रहा और किस तरीके से लोगों ने अपने आप को समझाने और वोट को देने की कोशिश की। जी संजय जी, आज 3 लोकसभा क्षेत्र में जहां पर चुनाव होने थे, घोर नक्सल प्रभावित इलाके थे। सुरक्षा के दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग के लिए, प्रशासन के लिए, कि बेहतर से बेहतर तरीके से चुनाव यहां कराया जाए और उसमें कहीं न कहीं उसे सफलता मिली है। तो एक काफी पॉजिटिव चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूरे राज्य में जहां 273 ऐसे बूथ बनाए गए थे जहां पर एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया था, उसमें से 73 बूथ सिर्फ चतरा कंस्टिट्यूएंसी में थे, 3 बूथ पलामू कंस्टिट्यूएंसी में थे। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव जो इलाका था तीनों ही लोकसभा के क्षेत्र में, और वहां पर बिना किसी कोई भी आप कह सकते हैं किसी अप्रिय घटना के हुए ये चुनाव संपन्न हो जाना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। दूसरी बात, अगर हम चुनाव के परसेंटेज वोट की करें तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्साह सुबह से ही लोगों में देखने को मिला वह काबिले तारीफ है। पहले अगर हम लोहरदगा, जहां पर फिलहाल हम खड़े हैं, यहां पर जब पिछले बार की अगर बात करें 2014 में 59% यहां पर मतदान हुए थे, लेकिन 3 बजे तक के जो रिपोर्ट आए हैं उसमें 56.33% मतदान हुए हैं। हालांकि 4 बजे तक की रिपोर्ट फिलहाल चीफ इलेक्शन कमीशन से अभी आना बाकी है, लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले बार का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। चतरा की बात करें तो चतरा में भी कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति है। 56.55% जो मतदान है वो चतरा में हुए और 56.17% मतदान है वो पलामू में हुए। तो कहा जा सकता है कि पिछले बार का रिकॉर्ड इन तीनों ही जो लोकसभा क्षेत्र में टूटने को दिखाई दे रहा है। महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कई ऐसा स्थान थे जहां पर वीवीपैट या फिर ईवीएम मशीन कहीं 20 मिनट कहीं 30 मिनट तक खराब थे, रिप्लेस करने में काफी दिक्कतें हुई। बावजूद उसके जिस प्रकार से लोगों में पेशेंस देखने को मिला वो काबिले तारीफ था। कुल मिलाकर कहा जा सकता है लोकतंत्र की विजय हुई है और जिस प्रकार से जागरूकता फैलाने के लिए लेकर कैंपेन शुरू किए गए थे चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसका कहीं न कहीं रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। अगर हम टक्कर की बात करें, कहीं ट्रायंगुलर टक्कर दिखाई दिया तो कहीं आमने सामने की टक्कर दिखाई दी। चतरा के पहले हम बात करें तो निश्चित रूप से पहले ट्रायंगुलर, वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता था। एक तो राजद थे, दूसरी ओर मनोज यादव जो कि कांग्रेस के थे, उसके बाद बीजेपी से टक्कर था। लेकिन कल शाम तक आते आते मुकाबला आमने सामने का हो गया, यानी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हो गई। मुकाबला काफी दिलचस्प है। दूसरी बात, अगर पलामू की करें तो सीधी टक्कर बीजेपी के बीडी राम जो कि सिटिंग एमपी हैं, उनके साथ भूरा राम जो कि आरजेडी के और महागठबंधन के उम्मीदवार, सीधी टक्कर इन दोनों के बीच है। लोहरदगा जहां पर खड़े हैं वहां पर सुखदेव भगत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, उनकी सीधी टक्कर सिटिंग एमपी और फिलहाल केंद्र में मंत्री सुदर्शन भगत से थे। तो यहां पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प है। कौन किस करवट बैठेगा देखना काफी दिलचस्प होगा 23 तारीख को। लेकिन जिस प्रकार से आज चुनाव हुए हैं उसने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोहरदगा में जिस प्रकार से भीतर घात हुआ है उसका कहीं न कहीं खामियाजा कांग्रेस को लगता है कि इसका आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कई बड़े नाम जो थे, चाहे डॉक्टर अरुण उरांव थे, चाहे फिर रामेश्वर उरांव थे, तमाम लोग सीटों के यहाँ पर प्रत्याशी की दौड़ में लंबे समय से लगे हुए थे और उनको नहीं मिलना, कहीं न कहीं इनका जिस प्रकार से प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होनी, कहीं न कहीं बड़ा दिलचस्प है। ये नवीन, आप भीतर घात की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है क्योंकि पिछली बार जब 2014 में चुनाव हुए थे, जहां वहां सुदर्शन भगत जीते थे, बहुत ही कम मार्जिन से उनकी जीत हुई थी और ऐसे में बड़ा ही कांटे का मुकाबला माना जा रहा था लोहरदगा में। और यदि भीतर घात हुआ है फिर तो कांग्रेस के लिए संघर्ष ज्यादा हो गया है।
जी, निश्चित रूप से आपने ठीक ही कहा। जिस प्रकार से लगातार मैंने जो नाम बताए थे, कई बड़े नाम से कांग्रेस की तरफ से जो कि प्रत्याशियों की दौड़ में शामिल थे, उन्हें चूंकि टिकट नहीं मिला तो जाहिर सी बात है वो नाराज चल रहे थे। उनका समर्थन जैसा मिलना चाहिए था वो कहीं मिलता दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो लंबे लंबे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन एक भी स्टार प्रचारक कहीं दिखाई नहीं दिया, न तो लोहरदगा में, न तो पलामू में और न ही चतरा में। कहा जाए कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस ने उपेक्षित छोड़ दिया अपने उम्मीदवारों को, तो कोई गलती नहीं होगी। यहां पर जिस प्रकार से महागठबंधन की ओर से कमान संभाली तो हेमंत सोरेन ने, बाबूलाल मरांडी ने, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने चतरा में सब कमान संभाली। तो लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने ब्रह्मास्त्र, तीनों ही ब्रह्मास्त्र यहां पर उतार दिए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले 3 नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी खुद, अमित शाह दूसरे नंबर पर और उसके बाद राजनाथ सिंह, तीनों ने यहां पर कमान संभाला। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने बैटिंग यहां पर की थी, निश्चित रूप से फिजा बदलने में काफी मददगार साबित हो रहा, और उसका असर कहीं ना कहीं आज देखने को मिला। अंडर करंट कहीं ना कहीं देखने को मिला, मोदी मैजिक कहीं ना कहीं देखने को मिला। जिस प्रकार से जो साइलेंट वोटर्स हैं, जो कि साइलेंट वोटर है, काफी डिसाइसिव फैक्टर वो साबित हो सकता है, वो कहीं ना कहीं दिखे आज कि आखिर वो उनका मत किधर जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्र में आपने दिन भर खंगाला है तमाम चीजों को, तमाम लोगों से आपकी बातचीत भी हुई है, चाहे युवा वर्ग की बात करें या महिलाओं की बात करें या प्रौढ़ या बुजुर्गों की बात करें, मुद्दे क्या हवा में उछल रहे थे? जी संजय जी, निश्चित रूप से काफी अच्छा प्रश्न आपने किया। जिस प्रकार से मुद्दों की हमने बात की तमाम लोगों से, हम पलामू से लेकर चतरा से लेकर लोहरदगा पहुंचे हुए हैं, तमाम स्थानों पर हमने जब मुद्दों की बात की, चाहे वो फर्स्ट टाइमर वोटर हो या फिर युवा वोटर हो, 19 से 35 वर्ष के वोटर हो या फिर बुजुर्ग वोटर हो, महिला, मैक्सिमम लोगों का हित करना था कि राष्ट्र पहले है, विकास पहले है। यानी जिस प्रकार से जो नारा बीजेपी की तरफ से जो आ रहा था, वो नारा कहीं ना कहीं उन्हें घर करता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि हवा के जिस प्रकार बदली, फिजा जिस प्रकार बदली है, एनडीए मुख्य रूप से बीजेपी काफी खुश नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से लोगों के जो मनोभाव पढ़ने की उनके कोशिशें हैं, जिस प्रकार से उनके बातें सुनने को आ रही थी, इस प्रकार के उनके जो हाव भाव थे, बॉडी लैंग्वेज थे, वो बताने के लिए काफी है कि हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले जहां ट्रायंगुलर या फिर आमने सामने जो टक्कर की बात की जा रही थी, आज के जो इलेक्शन हुए हैं, अंडर करंट बहने की जो बात आ रही, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देगा 23 तारीख को। बहुत शुक्रिया नवीन आपका। दिन भर सुबह से ही आप लगे हुए हैं, पूरी टीम पर लगी हुई थी, और इन तमाम मामलों के बारे में पूरा अपडेट देने के लिए और सीटों का क्या समीकरण रहा और फिजा कैसे बदली, ये बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अब बात बिहार की करते हैं, जहां 5 सीट और कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लग गई। बेगूसराय सीट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। यहां का चुनाव मीडिया में आकर्षण का केंद्र रहा। बीजेपी के गिरिराज सिंह, आरजेडी के तनवीर हसन और सीपीआई के युवा उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में सभी दलों के तमाम बड़े नेता हिस्सा ले चुके हैं। इस सीट पर शांतिपूर्ण मतदान के साथ केंद्रों पर वोटरों की कतारें भी नजर आई। बेगूसराय में आरजेडी के तनवीर हसन ने बातचीत करते हुए उन्होंने कन्हैया कुमार का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवार ये अफवाह फैला रहे हैं कि आरजेडी ने सीपीआई को समर्थन दे दिया है। तनवीर हसन ने दावा किया कि वो जरूर जीतेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कहीं न कहीं ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मतदाताओं को डरा धमकाकर एक विशेष दल को वोट करवाया जा रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। ये पूछे जाने पर कि आपकी लड़ाई किससे है, तो उन्होंने कहा कि 2 गठबंधन की लड़ाई है, तीसरा कहीं नहीं है। इधर बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने मुंगेर संसदीय सीट पर जाकर मतदान किया। इस उत्साह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेगूसराय ने क्या मन बनाया। बेगूसराय ने मन बनाया है कि इस बार दल से नहीं, दिल से वोट करेंगे। बेगूसराय के संविधान को। रही बात नेताओं के समर्थन की, मैं कहता हूं कि नेताओं का गठबंधन लोकतंत्र में जरूरी नहीं है, जनता का गठबंधन जरूरी है। जनता ने गठबंधन बनाया है, सबने अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी है, और उसी लड़ाई का नतीजा है कि बहुत सारे लोग यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आए। अब्बा उम्मीदवारी के बारे में तरह तरह की अफवाहें हैं। अब्बा में क्या होता है, अब्बा तो कोई सर पर होता नहीं है, जो मनमाता है वो फैलाते हैं। सर कहा जा रहा है कि आप भाकपा प्रत्याशी कन्हैया कुमार को, यही तो अफवाह है। कोई महागठबंधन का प्रत्याशी कैसे समर्थन दे देगा? कोई महागठबंधन का प्रत्याशी जो कि आमने सामने आर पार की लड़ाई में सारे बिहार में है,
वो कैसे समर्थन दे देगा? ये बात तो विवेक और बुद्धि से समझने की चीज है, लेकिन अफवाहों के तो सर पर नहीं होते हैं। तो हारे हुए लोग अपनी हारी हुई बाजी को इस तरह से सोच रहे होंगे कि वो जीत जाएंगे, ये उनकी कोशिश नाकाम। 200% मैंने वोट कास्ट किया, एनडीए के पक्ष में किया, राजीव रंजन सिंह के पक्ष में। अब मैं जा रहा हूं बेगूसराय अपने पक्ष में लोगों को जागरूक करने। सर, प्रियंका गांधी ने अमेठी में ये बोला है कि वो कहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी का कास्ट उनको नहीं पता। वहीं पे तेजस्वी कहते हैं कि वो जन्म से ही अपर कास्ट है। उनके ऊपर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये डरे सहमे हताश लोगों की जमात है जो अपने को नेत्री मानती देश का, उनको हिम्मत नहीं हुआ मोदी के खिलाफ लड़ने का। क्या इन लोगों की बात? ममता बनर्जी वही कह रही है कि वो अपने माता का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो भारत माता का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप सर? माता का तो अपनी माँ का भी रिस्पेक्ट करते और भारत माता को भी रिस्पेक्ट करते, दोनों माँ का रिस्पेक्ट करते। बहरहाल इतिहास के झरोखों से देखें तो कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बेगूसराय में पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में दिवंगत सांसद भोला सिंह की विजय के साथ कमल फूल जरूर खिला था। इन्होंने आरजेडी के तनवीर हसन को कड़ी टक्कर में मात दी थी। 2009 में जेडीयू के मुनाजिर हसन ने सीपीआई के कद्दावर नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को कड़े मुकाबले में हरा दिया था। अब यहां बीजेपी से गिरिराज सिंह भाग्य आजमा रहे हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मुकाबला त्रिकोणीय बता रहे हैं लोग। बीजेपी के गिरिराज सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार और आरजेडी के तनवीर हसन मैदान में हैं। चर्चा में शामिल हो तो हम परिचय करा दें अपने तमाम सम्मानित मेहमानों का। पटना स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है अजित चौधरी, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सर्वोदय शर्मा, आप सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हरखुजा साहब, आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ नेता, आपका बहुत स्वागत है। और मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। मुकेश जी, जरा समझाइए, एक तो 3 सीट झारखंड और बेगूसराय से शुरुआत करते हैं बिहार की, क्या फीडबैक आ रहा है? पहले तो झारखंड की स्थिति को लें हम लोग, संजय जी, तो प्रजातंत्र किस ढंग से मजबूत हो रहा है, आम लोग किस ढंग से प्रजातंत्र से जुड़ रहे हैं, कितनी उनकी आस्था बढ़ रही है, किस ढंग से चिलचिलाती धूप में लंबी लंबी कतारें, पुरुष हो, महिलाएं हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, वो देखने में आई। यह वह राज्य है जहां नक्सलियों ने घोषणा कर रखी थी कि आप चुनाव में नहीं बहिष्कार करें, चुनाव मतदान नहीं करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उस जगह पे जहां तीनों ये जो क्षेत्र हैं, लोकसभा के क्षेत्र हैं, चतरा, लोहरदगा और पलामू, ये तीनों अति संवेदनशील नक्सलियों का इलाका माना जाता है, वहां 56.17% का मतदान होना इस बात को दर्शाता है कि प्रजातंत्र मजबूत हो चुका है। प्रजातंत्र में भय और किसी ढंग की का आप दबाव नहीं डाल सकते हैं और मतदाता निर्भीक होकर, इसके इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग भी बहुत दूर तक जो उसने जो काम किया है, जो उन्होंने एक भयमुक्त वातावरण दिया आम नागरिकों को, आम मतदाताओं को, उसके लिए साधुवाद का पात्र है। और फिर मतदाता हमारे जो हैं, उनको जो राजनीति और प्रजातंत्र के प्रति जो नई चेतना का जो संचार हुआ है, उसको देखते हुए बहुत ही सुखद ये चुनाव हुआ है। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं आई है। जहां तीनों सीटों को देखेंगे, तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, एनडीए के पास थी। और जैसा कि नवीन जी कह रहे थे कि कहीं न कहीं ये दिखाई दे रहा है कि चुनाव मैनेजमेंट जो होता है, पोल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसमें जो वहां गठबंधन है वो पूरी तरह सक्रिय नहीं दिखाई पड़ा तीनों सीटों में, और कुछ खामियां चुनाव प्रचार में रह गई हैं। लेकिन फिर भी जो हम लोग आंकलन कर रहे हैं, सीटवार जो आंकलन कर रहे हैं, चुनाव बहुत नजदीक का है, तीनों जगह पे संघर्ष है। और चतरा में प्रारंभ में नवीन जी ने ठीक कहा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में यह सीधे सीधे टक्कर है सुनील कुमार सिंह और मनोज यादव के बीच में। मनोज यादव पहले भी वहां आपको उम्मीदवार रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनकी अपनी उस इलाके में अच्छी पैठ है, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी वहां पूरे इलाके में लोग उनको जानते हैं, अच्छे राजनेता के रूप में जानते हैं। और सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लोहरदगा में 2 भगतों की लड़ाई है। सुखदेव भगत जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, और सुदर्शन भगत जो हैं वो मंत्री रहे हैं।
बीजेपी के उभरते हुए चेहरे हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं। तो दोनों के बीच में जो आपस में जो उनके बीच की लड़ाई है वो बहुत ही नजदीक होगी। जैसा कि जिक्र कर रहे थे नवीन जी, वो कहीं ना कहीं भीतरघात की समस्या कांग्रेस वहां झेला है, तो उसका कितना उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो 23 तारीख को मालूम होगा। लेकिन अभी तक जो बाहर से दिखाई दे रहा है कि बहुत नजदीक की लड़ाई रही है वहां भी। और पलामू में तो आपने देखा, पलामू हमेशा से नई चीजें करता है। वहां कामेश्वर बैठा जैसे एरिया कमांडर, नक्सली कमांडर जो थे वो वहां जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो वहां तीन आदमी के बीच में लड़ाई शुरू में दिखाई पड़ रही थी। दुलाल भुइयां जी की पत्नी जो है वो भी शुरुआती दौर में वो भी तृणमूल संघर्ष को जीवंत उन्होंने रखा था। लेकिन आखिरी में बीडी राम और गोहरन राम जी के बीच में लड़ाई दिखाई पड़ रही है जी। यहाँ भी नजदीक की लड़ाई होगी। अब बेगूसराय के उस त्रिकोणीय मुकाबले का सबको इंतजार है, तो से दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं अभी जो स्थिति है उसमें एनडीए का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। बेगूसराय में जो त्रिकोणीय मुकाबला जिस पर सबकी निगाह बनी हुई है, गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार, तनवीर हसन, क्या कुछ निकलकर आपके सामने जानकारी आ रही है? मुकेश, यहाँ बहुत ही रोचक मुकाबला है। सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि पहले तो लोगों ने कहा कि वहां तो सीधे सीधे मुकाबला है, दोनों गठबंधन का मुकाबला है, जैसा तनवीर हसन जी भी कह रहे थे। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वहां त्रिकोणात्मक लड़ाई है। और कन्हैया कुमार ने एक नई परंपरा परिपाटी जो नहीं थी इस देश में, उसमें उन्होंने प्रारंभ किया है। युवा हैं, बहुत आक्रामक शैली से अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और जनता से संवाद स्थापित करने की कला में निपुण हैं। और इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा का होना, ये काफी लंबी दूरी तक उनकी राजनीतिक यात्रा होगी, इस बात को तो उन्होंने दर्शा दिया है। चुनौतियों को स्वीकार किया है उन्होंने और यह संघर्ष बिल्कुल कांटे का है संजय जी। और परिणाम जिसका भी हो, लेकिन वहां इसने बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए राजनीतिक समीकरण को, राजनीतिक लड़ाई को दिखाया है। और वहां जिस ढंग से पूरे सिविल सोसाइटी के लोग उतरकर, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अभिनेत्रियां हों, चाहे वो आम आदमी हो, जो दूसरी जगह से छात्र लोगों का आना हुआ, तो यह युवा बल को भी इसने मजबूती दिया है। और सीपीआई का महागठबंधन को साथ नहीं रखना निश्चित रूप से वो बाद में इस बात के लिए उसको चोट रहेगी, उसको याद रहेगा कि उसने गलती की है। ठीक, सर्वोदय जी, क्या लगता है आपको कि आरजेडी के उम्मीदवार तनवीर हसन, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि एक अफवाह फैलाई गई कि जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है जी, सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को थोड़ी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन बाकी पूरे क्षेत्रों में, तमाम बेगूसराय के क्षेत्र में कन्हैया की जीत बड़े मार्जिन से होने जा रही है। गिरिराज सिंह भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मतलब आपके मुताबिक यदि हम बात करें तो कन्हैया कुमार सबसे एज लिए हुए लीड ले रहे हैं। सर्वोदय, कन्हैया कुमार वहां चुनाव जीत रहे हैं, हमारी मुताबिक रिपोर्ट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी से यही आई। ठीक, अजीत चौधरी साहब, गिरिराज सिंह जी वहां मुकाबले में हैं। ये जानकारी आई है कि युवाओं का रुझान हालांकि कन्हैया की तरफ गया है। बखरी, बछवाड़ा, मटिहानी, तेघड़ा में कन्हैया के पक्ष में काफी लोग नजर भी आए। गिरिराज सिंह को भूमिहार समुदाय का पूरा समर्थन मिलने की भी खबर है। आरजेडी के माई समीकरण में थोड़ी सेंध लगने की भी खबर है और शहरी मतदाता बीजेपी के पक्ष में नजर आए। सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। मैं अजीत साहब से जानना चाह रहा हूं, अजीत साहब, क्या लगता है आपको कि ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जा रहा है? संजय जी, ऐसा है कि अभी अभी आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया जी कि तनवीर हसन जो हैं यह कह रहे थे कि यह चुनाव में चारों तरफ यह हल्ला हो गया कि उन्होंने कन्हैया को समर्थन कर दिया। और मुझे ये जानने को मिली चारों तरफ कि कन्हैया जो है वो तनवीर हसन के इलाके में, मुस्लिमों के इलाके में जा रहे हैं कि उनको वोट, मुसलमानों का वोट लिया जाए, यादवों के जहां जा रहे थे उनका वोट ले लिया जाए। कहीं भी जो हमारा एनडीए का वोट था वो पूरी तरह से 2014 से भी ज्यादा इंटैक्ट है। और पिछले बार हमारे साथ
नीतीश जी नहीं थे, और नीतीश जी का एक प्रभाव है पूरे बिहार में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बेगूसराय में जो चुनाव हो रहा है वो त्रिकोणीय चुनाव है, और राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्रद्रोह, ये इसके खिलाफ वहां वर्सेस चुनाव चल रहा है। जो लोग मुद्दा ही नहीं है, लोग मुद्दा क्या, आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं, लोग मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मैं पूछता हूं कि ये सीपीआई जो कन्हैया के लोग हैं, इन्होंने जेएनयू में क्या किया? कहीं इनका पूरे देश में कोई एक नेता नहीं है। इनको एक लग रहा है कि कन्हैया कुमार एक नेता के रूप में उभर सकते हैं, इसलिए पूरे देश से, जेएनयू से, जहां तहां से लोग बेगूसराय में आकर के टिक गए, और पूरी युवा वहां लग गए बाहर से आकर के, और एक माहौल बनाने का प्रयास किया कि कन्हैया जीत रहे हैं। उधर मनोज झा जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो सांसद हैं, वो अलग तनवीर हसन के आकर के पक्ष में लगे, वो भी डीयू के लोगों को, इधर उधर से लोगों को ले आकर के, और वहां तनवीर हसन जी के पक्ष में लग गए। मतलब मैं आपको साफ तौर पे बताऊं कि वहां जो लड़ाई, कन्हैया और तनवीर दोनों ही एक दूसरे का वोट लेने के लिए और काटने के लिए एक दूसरे का लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका कहना है कि और वहां पूरी वोट तरह से एनडीए का वोट इंटैक्ट वो मुस्तैद है, और बहुत ही आराम से वहां पर गिरिराज सिंह जी को लोगों ने वोट किया है, और लोग उनको जिता रहे हैं भारी मतों से। हरकुजा साहब, हालांकि आपके गठबंधन का उम्मीदवार ना तो कन्हैया कुमार है बिहार में, तो ना ही गिरिराज सिंह है, आपके गठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन साहब हैं। अब आपस में ही यदि मारामारी हो गई, काटाकाटी हो गई, तो जाहिर है एनडीए का वोट यदि इंटैक्ट है, जैसा कि अजीत जी बता रहे हैं, तब तो पलड़ा भारी नजर आ रहा है साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां बेगूसराय का सीन जो है वो वर्षों से एक फिक्सिंग वोट का है। भारतीय जनता पार्टी 2014 से नए प्रवेश के रूप में वहां पर उभरा है। भोला सिंह वहां पर जीते। भोला सिंह कांग्रेसी ही थे, कांग्रेस के वोट लेकर के भोला सिंह सांसद बने थे। सीपीआई का वोट फिक्स है, आरजेडी का वोट वहां पर परसों से फिक्स है, और कांग्रेस का जो वोट था उसमें सामाजिक न्याय का वोट और माई कम्बिनेशन, ये तो आरजेडी में रह गया, और अपर क्लास का वोट जो था उसमें जो कैडर कांग्रेस का वोट था वो महागठबंधन के साथ है, और मास वोट जो था वो वोट का बिखरा हुआ है। अब वहां पर ये देखना पड़ेगा कि जो अपर क्लास का वोट है वो कन्हैया कुमार के पक्ष में गया है कि गिरिराज सिंह के पक्ष में गया है, ये तो वोटर ही बता सकता है। हम आप एनालिसिस कर सकते हैं, इसका ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मास वोट जो है तो तीनों दल के बीच में फिक्स है। उस फिक्सिंग में अब किसका वोट टूटा है, किसका जुड़ा है, इसी पर वहां का आधारित रिजल्ट होगा। इसलिए वहां का रिजल्ट ये कह देना, सर्वोदय जी कह दिए कि कन्हैया कुमार जीत गया, कहीं कंटेस्ट नहीं है, अजीत भाई ये कह दिए कि गिरिराज सिंह का कोई कंटेस्ट नहीं है, वहां पर ये बात नहीं है। वहां जो सच्चाई है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहां की जनता भी जानती है। वहां खिसक गया, वहां नहीं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है, इसलिए वो मास वोट खिसक नहीं गया। कांग्रेस नहीं लड़ रही है तो वोट को कहीं न कहीं ट्रांसफर होना है, चाहे वो महागठबंधन में ट्रांसफर हो, चाहे कन्हैया में ट्रांसफर हो, या कहीं ट्रांसफर हो। दोनों तरफ लेकिन कांग्रेस का गढ़ हो रहा है, मैंने बेगूसराय पहले कांग्रेस का गढ़ रहा है, और हम लोग वहां से 96 से वहां से ये सीपीआई जीती, रविंद्र बाबू जीते, बेगूसराय से आएगा सत्ता जमाया था राजनीति के रूप में, और 2004 में ये रलंस भी जीते थे। तो यही वहां की परिस्थिति है। कांग्रेस का वोट किसका नहीं है, कांग्रेस का वोट तो मैंने एनालिसिस कर दिया है कि कांग्रेस के वोट में क्या हुआ होगा। इसलिए ये कहना, प्रत्याशी हैं और 16,80,000 मतदाता है। समस्तीपुर में महिला मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में महिलाएं मत करने के लिए बाहर निकली। यहां मुख्य मुकाबला एलजेपी के रामचंद्र पासवान और कांग्रेस के अशोक कुमार के बीच रहा है। मुकेश जी, ये जो स्थिति है समस्तीपुर की, यहां पर बहुत ही कांटे का मुकाबला हो गया है और रामचंद्र पासवान के लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ती नजर आई है। बिल्कुल संजय जी, जो 2014 की स्थिति थी बिहार में, वो यहाँ फिजा बदली है, और सभी जगह पे मोटे मोटे तौर से पूरी 40 सीटों पे 1-2 सीटों को छोड़ दें अगर आप, तो सीधे आमने सामने की टक्कर है। कहीं खुद बीजेपी है तो कहीं उसके सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, दूसरी तरफ कहीं आरजेडी है या उसके घटक दल हैं।
तो समस्तीपुर में कांग्रेस के अशोक राम, जो पहले कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं और वो राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक और रामचंद्र पासवान जी के छोटे भाई रामचंद्र पासवान यहां से 2014 में सांसद हुए थे और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के बीच में पहले भी मुकाबला हुआ है और इस बार एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि 2014 में महेश्वर हजारी जी जनता दल यू के से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो दूर के संबंधी भी हैं रामचंद्र पासवान जी के, लेकिन इस बार दोनों मिले हुए हैं क्योंकि आरजेडी बीजेपी और जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहां ये जो एक दोनों का पुराना जो समीकरण है, पारिवारिक समीकरण और राजनीतिक समीकरण जो बदला हुआ है, वो अभी तक इंटैक्ट दिखाई दे रहा है। अशोक राम जी को आरजेडी का वोट शिफ्ट हुआ है और इस ढंग से वो भी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है वो 23 को मालूम होगी और अभी निश्चित रूप से 23 को ही अंतिम रिजल्ट का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो जिक्र किया है कि वहां चीजें निकल के आई है मतदान के बाद, उसमें ये कांटे का मुकाबला है। महिलाओं की संख्या मैं समझ गया सर, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको रुकिएगा। हरखुजा साहब, आपसे जानना जरूर चाहूंगा क्योंकि आपकी ही पार्टी के उम्मीदवार वहां पर चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में 2014 में जब मोदी जी की लहर थी बिहार में, वहां पर अशोक राम जो हैं, अशोक कुमार, वो 7000 मत से हारे थे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान के लिए 2019 में कितना टफ है या कितना आसान है, या आपके कैंडिडेट के पक्ष में कितनी बातें आप कह सकते हैं? किससे पूछ रहे हैं? ये सवाल हमसे पूछ अजीत हरखुजा साहब से पूछ रहा हूं मैं, ये हरखुजा साहब से। हाँ, देखिए 2014 में आपने ठीक कहा है कि 2014 में मात्र अशोक राम 7000 वोट से हार गए थे जी। उस समय में उपेंद्र कुशवाहा हम लोगों के साथ में नहीं थे और समस्तीपुर का जो वोटर का कंसेप्शन है वो एक कुशवाहा जी का वहां पर एक अच्छा प्रभाव है और इस बार हम कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं और उजियारपुर भी समस्तीपुर जिला में आता है, वह दोनों सीट सटा हुआ है, इसलिए दोनों सीट पर ही कुशवाहा जी का अच्छा प्रभाव है। संशय की स्थिति कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस वहां से चुनाव निश्चित जीतेगी। एक दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि 71 सीट पर पूरे देश में इस बार अभी आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 62 सीट बीजेपी जीते हुए था 2014 में। तो एक फॉर्मूला यह है कि हमें कुछ खोना नहीं है, हमें पाना है। तो उस पाने में समस्तीपुर मुंगेर सीट जो आज हो रहा है हम लोगों का चुनाव, वो हम लोग पा रहे हैं, कांग्रेस पा रही है, दोनों सीट पा रही है। यदि हम फैक्टर की बात करें अजीत साहब, तो क्या क्या फैक्टर काम किए होंगे वहां पर समस्तीपुर में? मोदी फैक्टर के कारण रामचंद्र पासवान रेस में बने हुए हैं, कुशवाहा वोट जो है वो बटा है, यादव और मुस्लिम वोटर जो रहे वो कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आए। अब आप किस रूप से इसको देखेंगे अजीत जी? संजय जी, मैं एक चीज बताऊं, हमारी जो पार्टी है एनडीए, जो हमारा गठबंधन है, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, हम जात पात पे वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास। नहीं, वो तो सही बात है साहब, आगे बढ़े, जमीन पर जब उतरिए तो जात पात तो नजर आ ही रहा है ना सर, वोट मांगने, तो इसको आप कैसे डिटर सकते हैं? वोट मांग रहे हैं जी। जब जमीन पे उतर के देखेंगे तो जात मैं पात तो आपको दिख रहा है। बताऊं, रही बात अभी कुशवाहा की बात, अभी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, माफ कीजिएगा संजय जी। हाँ बोलिए बोलिए आप। लेकिन जिस कुशवाहा की बात यहां हो रही थी, वो कुशवाहा लगभग 4.5 साल हमारे एनडीए के साथ मंत्रिमंडल में थे और ऐन वक्त पे कुछ मनमुटाव हुआ और अपने कुछ फायदे के लिए, बार्गेनिंग के लिए वो महागठबंधन के साथ चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इतना ही बड़ा नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा का है बिहार में, तो 2 जगहों पे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उसकी जरूरत क्या पड़ी? बिहार ऐसे जगह पर वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं।
वो एक ऐसे कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता कुशवाहा की बात हम नहीं कर रहे हैं। समस्तीपुर में अशोक राम है और रामचंद्र पासवान है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपके गठबंधन के साथी चुनाव मैदान में है, उनकी बात करिए ना। उपेंद्र कुशवाहा हमारे लिए इशू नहीं है आज। मैं बता दूं, पिछले बार जो वोट हमारे साथ नीतीश जी नहीं थे पिछले बार के चुनाव में, और वहां पे महेश्वर हजारी चुनाव लड़े थे जिनको 2 लाख वोट आया था, 2 लाख से वोट ऊपर आया था। एक बड़ा प्रश्न सामने है आज देश के सामने बिहार में कि क्या ऐसा वजह है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो नरेंद्र मोदी जी को फिर से वोट नहीं मिलेगा? ऐसा कौन वजह है, कौन सा ऐसा कार्य हुआ जो नीतीश कुमार जी को वोट नहीं मिलेगा? पूछना चाहता हूं। लगातार हम लोग विकास के काम कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़े हैं। पूरे देश में युवाओं की नजर हमारे ऊपर है। महिला जो आप देख रहे हैं, महिलाओं का वोट और प्रतिशत जो बिहार में बढ़ रहा है और समस्तीपुर में बढ़ा है, जो हमने महिलाओं के लिए बिहार में काम किया है नीतीश जी ने, जो हमारी सरकार ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़ा है, ऐसे अनेकों जो कार्य हुए हैं, उस सबका फायदा हमारे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं मिलना है उनको। हमारे रामचंद्र पासवान जी जो लोजपा के उम्मीदवार हैं, जी बताइए कि इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जिन कारणों से इनको वोट नहीं मिलना चाहिए? ये तो चैलेंज कर रहे हैं साहब। हम आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की रिपोर्ट है कि समस्तीपुर में अशोक राम जीत रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, और कुशवाहा कोई बहुत बड़ा फैक्टर वहां नहीं है। ऐसे भी बहुत कम मार्जिन से वो पिछली बार हारे थे, और उस बार तो मोदी लहर थी, इस बार तो ठीक उल्टी लहर बिहार में बह रही है, सुनामी चल रही है। 2015 में विधानसभा में ये लहर मोदी जी और अमित शाह देख चुके हैं और आप लोग भी देख चुके हैं। ये 2019 है। इस बार मोदी जी की क्या हालत होगी बिहार में, ये 23 तारीख को पता चलेगा। ठीक सर। उजियारपुर में जहां तक बात है, वहां भी इनके सिटिंग एमपी बगल का क्षेत्र है, उसी जिले में है। सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो वैशाली का है, पातेपुर। उजियारपुर क्षेत्र में त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया, और इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में परिणाम हमारे पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि वहां सीपीआईएम का उम्मीदवार है, वहां गठबंधन का भी है और भाजपा का भी है। कहीं कोई स्थिति इसलिए है त्रिकोणात्मक दो क्षेत्र में वहां 5 बार सीपीआईएम चुनाव विभूतिपुर में जीत चुकी है। पिछली विधानसभा में 42,000 वोट एक असेंबली में और दूसरे असेंबली में 22,000 वोट हमें मिला है। उसी तरह से वहां नित्यानंद राय जी का वो जिला नहीं है, वो तो वैशाली से आके वहां लड़ रहे हैं। उनका सिर्फ एक चलिए सर आगे का रुख करते हैं, उजियारपुर को जरा समझ लेते हैं। उजियारपुर भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 8 की इस चाल में उजियारपुर बहुत ही प्रतिष्ठित सीट हो गई है। कारण है उसका, उजियारपुर सीट पर 2 दिग्गजों के बीच कांटे का मुकाबला रहा। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय और आरएलएसपी के नेता और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच मुकाबला है। इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और आज भी बनी हुई है। मतदाताओं में बेहद उत्साह देखा गया। यहां भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सवाल ये उठता है मुकेश जी कि उजियारपुर ये वाकई दोनों के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है, क्योंकि नित्यानंद राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा वहां से किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में ये मामला कहां पर कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो राजनीति किस ढंग से अपना स्वरूप बदलता है संजय जी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण उजियारपुर है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने थे और उन्होंने उसके साथ चुनाव लड़ा था। इस बार उसके विपक्ष में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनीति में किस ढंग से लोग साथ आते हैं और साथ चले जाते हैं, विपक्ष में चले जाते हैं, और बहुत छोटी सी बातों से होता है, और किस ढंग से लोगों का मन बदलता है, मत बदलता है, विचार बदलता है, वो भी दिखाई पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये इस बात का कोई दर्शा रहा है कि उनको अभी भी जिस ढंग से उनमें मजबूती दिखाई देनी चाहिए थी, जिस ढंग से चूंकि ये एक ही स्टेट के 2 हिस्से हैं, काराकाट से उन्होंने वो चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, और इस बार उजियारपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक इस बात को कहीं न कहीं लोगों को प्रश्न खड़ा कर रहा है कि क्या वो मजबूत स्थिति में काराकाट में नहीं थे
जिसके कारण उजियारपुर आए, या कोई राजनीतिक दूसरी बात उनके दिमाग में थी। तो दोनों अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नाक का सवाल है, क्योंकि उनके अध्यक्ष वहां चुनाव लड़ रहे हैं और नित्यानंद जी वहां उन्होंने काम किया हुआ है। राजनीति में कोई एक स्थानीयता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, किसी गांव का है तो उसी गांव से चुनाव लड़ेगा, उसका उस इलाके में कैसा प्रभाव है, उसके कार्यकर्ता का क्या प्रभाव है, उसकी पार्टी का क्या प्रभाव है। तो उजियारपुर चूंकि उन्होंने पहले सीट जीती हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सीट है ये, तो उनको एक एडवांटेज तो हमेशा दिखाई पड़ेगा शुरुआती दौर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल में थोड़ा ही बदलाव आया है। महागठबंधन के घटक दल में कई बदलाव आए हैं, तो वहां जो स्थानीय की जो समीकरण है, जातिगत समीकरण है, तो उसमें जो बदलाव आया है उसका कितना फायदा उपेंद्र कुशवाहा जी को मिलेगा और आखिरी क्षणों में कितना वोट बैंक ट्रांसफर होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा संजय जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबला है। इस दृष्टिकोण से भी है कि इसके कई मायने चुनाव के बाद भी निकलेंगे और घटक दलों का की क्या स्थिति होती है चुनाव में और चुनाव के बाद आपस में समीकरण में और वोट बैंक ट्रांसफर में, उसको भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक सर। अजीत जी, क्या है कि 2-3 जानकारी वहां से जो आई वो भी आपसे शेयर करते हुए आपका विश्लेषण समझ लूं कि आपकी पार्टी क्या सोचती है। करीब 3 लाख यादव मतदाता वहां पर हैं, यादव वोट बटा है। कुशवाहा वोट में एकजुटता ज्यादा नजर आई, लेकिन वो भी बटा है। 3 लाख कुशवाहा मतदाता है, करीब तकरीबन 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता है और 2 लाख साहनी मतदाता। तो नित्यानंद राय हालांकि बड़े सूझबूझ वाले व्यक्तित्व के धनी है वो, और उनका अपना इलाका भी है, वो वहां से वो आते भी हैं, कृषक परिवार से भी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसी स्थिति में कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों का हाई है उजियारपुर को लेकर? देखिए संजय जी, पहले तो मैं बताऊं कि नित्यानंद राय जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हैं और ये उजियारपुर की जनता के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जब 2014 में उजियारपुर से नित्यानंद राय जी को वहां की जनता ने जिताया था, तब वो सांसद के रूप में वोट कर रहे थे उनको, और वहां से सांसद चुन करके लोगों ने भेजा था। इस बार क्या है कि वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनकी एक बड़ी जो है पकड़ दिखती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ऐसे मजबूत नेता को, जो कि केंद्र में भी बड़े मंत्री बन सकते हैं, ऐसे मजबूत नेता को वहां की जनता जो है हराएगी। मैं बता दूं, जो विकास के काम उन्होंने वहां किए हैं, वहां सराय रंजन में एक मेडिकल कॉलेज वो वहां लेकर के गए, वहां से 4 लेन निकल रहा है, 4 लेन से काफी लोगों को वहां फायदा हुआ है। रेलवे ट्रैक निकल गया है, जिससे किसानों को, लोगों को, जहां जहां से निकला है, लोगों को कम्युनिकेशन के साधन बढ़ गए हैं। हाजीपुर से सीधा जुड़ गए हैं, बहुत आसानी से जुड़ गए हैं, और देश में कहीं से भी कम्युनिकेशन नहीं साथ में वो सब ठीक है, लेकिन चुनाव तो अब हो गया ना। उजियारपुर विकास लोगों ने देखा है। उजियारपुर में तो ईवीएम में दोनों उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है साहब। अब तो ये है कि कांटे का मुकाबला है, ये तो तय है। हाथ और जीत का अंतर बहुत कम होने जा रहा है, ये भी तय है। तो अब तो बस ये है कि जहां बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला होता है वहां कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी आधारशिला तो नहीं रखी गई, ये घोषणा हो गई है। वहां सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अब मुंगेर को जरा समझ लेते हैं, फिर हम आप लोग पास आएंगे। बहुत चीज खुल सकती है। मुंगेर सीट की बात करें, मुंगेर में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी और उनके पति अनंत सिंह ने मतदान किया। मुंगेर संसदीय सीट पर नीलम देवी की जेडीयू के ललन सिंह से सीधी टक्कर है। नीलम देवी और उनके पति ने पैतृक गांव बाढ़ के नदामा में मतदान किया। बाढ़ का नदामा गांव अनंत सिंह के नाम पर जाना जाता है। इस गांव में अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कराई थी। यहां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई, घुड़सवार पुलिस की भी व्यवस्था की गई। मुंगेर में मुख्य मुकाबला जेडीयू के ललन सिंह और कांग्रेस की नीलम देवी के बीच है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पहले भी यहां सांसद रह चुके हैं और बिहार में अभी जल संसाधन मंत्री हैं। मुंगेर संसदीय सीट पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बाढ़ के इलाके में महिला बूथ भी बनाया गया, जहां पर पोलिंग पार्टी से लेकर सभी पुलिसकर्मी महिलाओं को लगाया गया।
महिला सशक्तिकरण का चल रहा है? महिला सशक्तिकरण तो है ही, साथ ही महिलाओं का अधिकार मोदी इस बूथ पर सारा काम महिलाओं को दिया। हाँ, ये बूथ जो है 3 बूथ है और इसका संचालन सारी महिला ही कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो या प्रिजाइडिंग हो या मजिस्ट्रेट हो, सारे महिलाओं का। अच्छा है, नई नई व्यवस्था दिखती है तो वाकई हौसला और बुलंद होता है और ये अच्छी बात है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी और प्रखर समाजवादी मधु लिमये 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उत्तरवाहिनी गंगा के किनारे बसे मुंगेर का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा। सन 1761 में बंगाल के नवाब मीर कासिम की यह राजधानी बनी। यहां के ऐतिहासिक किले का निर्माण मीर कासिम ने ही कराया था। मुंगेर में हथियार निर्माण की आधारशिला भी मीर कासिम ने ही रखी थी। अब ये योग नगरी है और जमालपुर में देश का सबसे पुराना और एशिया का पहला रेल कारखाना भी स्थापित है। भूमियार और अति पिछड़े वोटरों की संख्या यहां ज्यादा है। यहां उद्योग धंधे का कुछ खास विकास नहीं हो पाया, न ही पुराने उद्योग जैसे बंदूक फैक्ट्री का विकास उस तरीके से हुआ। जमालपुर रेल कारखाना अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 22,000 के बदले केवल 5,000 कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले इस जिले में हाफती सिंचाई परियोजना ने किसानों की कमर तोड़ दी। 1984 तक मुंगेर में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन उसके बाद अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार यहां जीतते भी रहे। मुंगेर में 2014 में यहां एनडीए की वीणा देवी को 3,52,911 मत मिले, जबकि दूसरे नंबर पर जेडीयू के ललन सिंह रहे, जिन्हें 2,43,847 मत मिले थे। 2009 की बात करें तो यहां जेडीयू के ललन सिंह 3,74,317 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के रामबदन राय को 1,84,000 मत प्राप्त हुए थे। अब ये मुंगेर है, ऐतिहासिक नगरी है जहां आमने सामने का मुकाबला है। मुकेश जी, ललन सिंह, नीलम देवी। संजय जी, ये दानवीर कर्ण का स्थान है और ये वो इलाका है जो आजादी के पहले औद्योगिक क्षेत्र था और अंग्रेजों के समय भी और उसके पहले मुगलों के समय में भी यहां से बड़े जो नदी के माध्यम से व्यापार हुआ करता था वो दुनिया में जाना जाता था। और मुंगेर उन जगहों में से है जहां देखेंगे कि सिगरेट फैक्ट्री, जब जिस समय बिहार में उद्योग नहीं थे तो सिगरेट फैक्ट्री थी। आज भी सिगरेट फैक्ट्री वहां की जो है वो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पे करती है इस बिहार में। तो ये वो इलाका था जहां जो बिहार का रूर बन सकता था, बिहार की औद्योगिक तरक्की हो सकती थी। और वहां अभी आप जाके देखेंगे क्या स्थिति 30 साल के शासन के बाद, लोगों के शासन के बाद वहां क्या स्थिति आ गई है। वहां घर घर जो है छोटे इलाकों में बंदूक और गोली बारूद बनाने के कारखाने हो गए हैं, जो बड़े होम इंडस्ट्री के रूप में हो गए हैं। आज जब चुनाव है, ललन सिंह और नीलम देवी के बीच कड़ा मुकाबला है, जरा उसका विश्लेषण हम खासतौर पर करना चाहेंगे। ये हरखुशा साहब 2009 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह जब यहां जीत के सांसद बने थे, अपने क्षेत्र में वापस नहीं गए थे। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी जरूर नजर आई। भूमियार वोटर बंटने की संभावना यहां दिखी है। माई समीकरण आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुत कड़ा हो गया है। कांग्रेस के पास क्या खास जानकारी आ रही है? कांग्रेस सीट जीतने के कगार पर है। आज जो 6 बजे तक वोटिंग होना है, 3 बजे तक हम लोगों के पास में जो जानकारी है उसमें कांग्रेस का अपर हैंड था वोटिंग में। और ये अनंत सिंह का प्रभाव आपको 3-4 क्षेत्र में वहां को काफी है, खास करके लखीसराय, बाढ़ और मोकामा में। और रूरल एरिया में जहां दियारा क्षेत्र पड़ता है, गंगा का दियारा क्षेत्र पड़ता है, टाल एरिया, उसमें उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। इसलिए वो सब सारी वोटें जो है और प्लस महागठबंधन का जो इंटैक्ट वोट है वो उनको प्लस करेगा, तो ललन सिंह नहीं कहीं टिक पाएंगे। हाँ, लेकिन एक भी बात ये सोचने की वाली बात है कि मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र वो वर्षों से रहा है। 1996 ईस्वी से पहले से भी मुख्यमंत्री वहां चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वो स्वयं मोकामा क्षेत्र हुआ करता था। इस पर हम लोग पिछले डिबेट में बहुत बहस कर चुके हैं। तो एक माने छुपे रूप में समझिए कि बिहार के नीतीश कुमार ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और जहां तक आप ही के फिगर से मैं माई समी कम्बिनेशन का वहां पर एक बहुत बड़ा जंक वोट है, तो वो वोट इंटैक्ट
अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पास में है, प्लस कांग्रेस का गढ़ रहा है मुंगेर, उसमें कांग्रेस के सारे वोट हैं। सर, मुस्लिम हमारी शुभकामनाएं आप लोगों को। वोटों के आधार पर अजीत जी, क्या आप लोगों के पास क्या जानकारी आ रही है? आपके गठबंधन के साथी वहां खड़े हैं, ललन सिंह, और ऐसे में क्या लगता है आपको? मुकाबला हालांकि बेहद दिलचस्प हो गया है वो मुंगेर का। देखिए, मुझे तो कहीं कुछ दूर दूर तक वहां कोई लड़ाई दिखती नहीं है। पिछले बार वहां से राजद खड़ी थी और राजद तीसरे पोजीशन पे आई थी, 1,82,000 के आसपास उनको वोट मिला था। और वहीं वीणा देवी जो हमारी बीजेपी और लोजपा की जो उम्मीदवार थी, उनको 3,52,000 के आसपास वोट मिला था। और अकेले जो ललन सिंह खुद वहां से उम्मीदवार थे, उनको 2,43,000 वोट मिला था। तो ये अपने आप में ही ये आंकड़ा जो है, मैं पहले भी कह रहा था कि आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जो वो मुद्दा जो है जिसके वजह से हमें बिहार में नीतीश जी को और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग वोट नहीं करेंगे। अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था, लोग कह रहे थे 2014 में लहर थी, और इस बार मैं कह रहा हूं कि 2019 में अंडर करंट है और सुनामी चल रही है। जिनको अगर नहीं दिखता है वो नहीं समझे। और सिर्फ अनंत सिंह के प्रभाव से वहां के लोग वोट देने वाले नहीं हैं। वहां जो प्रभाव है, वहां मुंगेर में प्रभाव है लोगों का, नीतीश कुमार जी का प्रभाव है, वहां प्रभाव है नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव है। जो स्थानीय लोग हैं वो बिल्कुल जो है वो अनंत सिंह के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, वो ललन सिंह के साथ जाना पसंद करेंगे। लोग देखेंगे कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे लोगों को पता होगा कि ललन सिंह जब जीत कर जाएंगे तो एनडीए में बड़े जो है वो मंत्री बनेंगे, उनको मंत्री पद निश्चित तौर पे एक जो है उनके लिए फिक्स होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मुंगेर के लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें नहीं होंगी, और निश्चित तौर पे वहां के लोगों ने एक सरकार बनाने के लिए, मजबूत सरकार बनाने के लिए लोगों ने वोट किया है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट। सर्वोदय जी, क्या मुंगेर को लेकर आप लोग पास, लेफ्ट के पास कोई जानकारी आ रही है क्या? हालांकि मुकाबला थोड़ा कठिन जरूर हुआ है, लेकिन ये बात तो सही है कि 2014 के वोटरों की संख्या और बटने की संख्या को यदि देख लें तो जैसा कि अजीत बता रहे हैं, उनके मुताबिक तो वाकई दोनों मिल जाता तो बहुत ही क्लीन स्वीप वाला मामला है वहां। ये गलत कैलकुलेशन जी, इनकी गणना सिर्फ अपने पक्ष में है जी, क्योंकि जनरल यहाँ परसेप्शन यही है कि मोदी की सरकार बनने ही नहीं जा रही है इस बार देश में। किसकी सरकार बनाएंगे? जिसकी बने। आप बता दीजिए आपका नेता कौन होगा। आप में तो आपस में ही तो मेल मिलाप नहीं है। आप बता दीजिए, आप कहाँ एक है, मुझे बता दीजिए। आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, मुझे बता दीजिए। सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ, प्लीज आप। मैंने आपके बोलने में कोई हस्तक्षेप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मोदी की सरकार नहीं बन रही है, ये आम परसेप्शन बिहार में है, देश भर में भी मेरा ख्याल है सही होगा। और मुंगेर के जिले में जो पॉलिटिकली कॉन्शियस है, क्योंकि वहां पर डीपी यादव जैसे कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे, और वहां पिछले दिनों आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का भी बहुत प्रभाव रहा, और जब जब इलेक्शंस हुए हैं वहां बीजेपी कोई बड़ा फैक्टर है ही नहीं। जो भी फैक्टर है वो है जदयू का फैक्टर। जदयू वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, तो एक तरफ सारे लोग हैं और बाकी दूसरी तरफ जदयू है। बीजेपी वहां कोई फैक्टर नहीं। ये मैं साफ बताना चाहता हूं। लेकिन 2014 का रिजल्ट तो कुछ और कहता है सर्वोदय जी। कम अंतर से जीत या हार होगी। ज्यादा संभावना है कि कांग्रेस का उम्मीदवार वहां जीतेगा, जिसको महागठबंधन और जनाब दरभंगा को जरा समझ लेते हैं, बहुत समय की पाबंदी है इसलिए दरभंगा को भी समझ लेते हैं, क्योंकि दरभंगा भी बड़ा ही क्रूशियल है। मिथिलांचल की वो सीट है जहां पर कि बड़ा ही आमने सामने का मुकाबला देखने को मिला, और वहां को लेकर लोगों में उत्साह भी नजर आ रही, लेकिन वोटर बड़े साइलेंट नजर आए। अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां पर माई समीकरण साफ साफ नजर आ रहा था। शहरी मतदाताओं का एक इंटैक्ट समर्थन नजर आ रहा था एनडीए की ओर। मिथिलांचल की महत्वपूर्ण सीट दरभंगा संसदीय क्षेत्र में पिछले 7 लोकसभा चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। पहले अली अशरफ फातमी 4 बार यहां से सांसद रह चुके हैं आरजेडी की ओर से,
क्रिकेटर कीर्ति झा आजाद यहां 3 बार सांसद रहे। ये कभी कांग्रेस की भी गढ़ हुआ करती थी, लेकिन वो बीते दिनों की बात हो गई है। अपने आधार वोट के अलावा पिछड़ी जातियों के वोट लेने वाले यहां बाजी मारते रहे हैं, ये भी एक सच है। लेकिन चुनावी लड़ाई में मुस्लिम लड़ाकों की यहां खासी दखल रही है। कांग्रेस दिग्गज ललित नारायण मिश्र की यह कर्मभूमि भी रही है। वो 2 बार यहां से संसद जा चुके हैं, लेकिन 1980 के बाद यहां कांग्रेस नहीं जीत पाई। एक लहर के समय, जब इंदिरा गांधी के समय में सहानुभूति के बावजूद यहां कांग्रेस के हरिनाथ मिश्र हारे थे ललित बाबू के पुत्र विजय कुमार मिश्र से, जो उस वक्त लोकदल के टिकट से चुनाव लड़े थे। कीर्ति झा आजाद दरभंगा में बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिला, पार्टी से अलग हुए। कांग्रेस के टिकट से वो धनबाद से किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जो मुकाबला आज का देखा गया वो वाकई बहुत ही दिलचस्प रहा है। मुकेश जी, दरभंगा को लेकर क्या फीडबैक आ रही है, क्योंकि वहां पे मोदी फैक्टर भी रहा है। हार जीत का फैसला बहुत कम अंतर से होगा, यह भी तय है। बिल्कुल संजय जी, जो कीर्ति झा आजाद थे वो 2000 में चुनाव जीते थे, विक्षुब्ध थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किए और धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बदले में 2019 में गोपाल जी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसा जिक्र किया कि वो सीधी लड़ाई यहां शुरू से रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच में और आरजेडी के बीच में। इस बार की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है और दोनों के बीच में बहुत जो माय समीकरण है वो आरजेडी का स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 चीजें और महत्वपूर्ण है कि अली अशरफ फातमी वहां से 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, विक्षुब्ध हैं, मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फातमी फैक्टर कितना काम करेगा दरभंगा सीट में आरजेडी को मजबूत करने में या कमजोर करने में, वो भी देखने की बात होगी। दूसरी बात है, मुकेश सहनी को वहां के जो सहनी मतदाता है वो देखना चाहते थे, वो वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको वो सीट नहीं मिली। और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सहनी फैक्टर भी वहां नजदीक से अगर आप देखेंगे तो कितना वोट ट्रांसफर होता है वो भी देखने वाली बात होगी। अन्यथा चुनाव बहुत नजदीक का है और वो जैसा आपने जिक्र किया कि बहुत ही कम मतों से यहां परिणाम घोषित होगा। हरकुशा साहब, क्या दरभंगा को लेकर कांग्रेस के पास कोई ठोस जानकारी आई है, क्योंकि ये मुकाबला इस वक्त एक दरभंगा का इतिहास रहा है। बहुत पहले से जब ललित नारायण मिश्रा चुनाव लड़ते थे जी, तो टोंड में वो चुनाव ललित बाबू भी हारते थे। 4 क्षेत्र से आपको जो कांग्रेस का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अलीनगर, आपको ये मनीगाछी, बहादुरपुर, ये बेनीपुर, ये सब क्षेत्र जो है तो कांग्रेस का गढ़ रहा है। और कांग्रेस की लड़ाई 90 के बाद आरजेडी से रही है। वहां एकदम कैडर, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वगैरह में कांग्रेस भर से अन्य पार्टी होता है, उसी तरह से दरभंगा, मधुबनी, इस सब में कांग्रेस भर से अन्य दल होता है। कभी हमारी लड़ाई आरजेडी से होती है, कभी जेडीयू से होती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई फैक्टर नहीं है। तो सिद्दीकी जी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, महागठबंधन का प्राप्त है, इसलिए वो सीट सिद्दीकी जी आराम से निकालेंगे, इसमें कहीं संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी वर्चस्व है वो सिर्फ टाउन भर है, टाउन में उनकी लीड रहेगी, ये मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन 4 क्षेत्र 5 क्षेत्र जो रूरल एरिया का है उसमें सिद्दीकी जी बहुत। अजीत जी, बहुत संक्षेप में दरभंगा को लेकर क्या फीडबैक है, क्योंकि वहां तो बीजेपी वर्सेस आरजेडी है। देखिए, एक तो जो गोपाल जी ठाकुर हमारी उम्मीदवार हैं वो एक कार्यकर्ता है और साइकिल से भी घूम करके लोगों के बीच जाते थे और प्रचार करते थे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, काफी उन्होंने वहां मेहनत किया है। और केंद्र सरकार की एक जो बड़ी जो है वहां घोषणा हुई है और वहां काम शुरू होने वाला है। दरभंगा में एम्स खुल रहा है। मैं सिर्फ दरभंगा की ही बात नहीं कर रहा हूं, अब तो सर वहां आसपास के जितने जो क्षेत्र हैं पूरे नॉर्थ बिहार में पूरे जो वोटर है उसमें एक बड़ा उत्साह है कि अब लोगों को इधर उधर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक आप जीत रहे हैं। लोगों का जो एम्स खुलने से काफी लोगों को रोजगार, समय की पाबंदी है। अजीत जी, धन्यवाद से होने वाला है। बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका, बहुत धन्यवाद हरकुशा साहब आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। तो बिहार झारखंड में जिन 8 सीटों पर चुनाव हुए उस 8 की चाल बड़ी निराली है। कहीं टेढ़ी है, कहीं सीधी है और कहीं बहुत ही ज्यादा वक्री भी है। विश्वास मानिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प भी है और कठिन भी है। होगा क्या, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन
ये 8 सीट जो है ना बिहार झारखंड के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।